हम टीएस एलिट। ओके, तो टीएस एलिट के हम वर्क की बात करें, पहला है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इसको ऐसा कर देना, इसका एग्जैक्ट टाइटल है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। पहले थोड़ी सी बात करेंगे। इट वाज अ रिस्पांस टू, मेरी इसका पूरा नाम है जॉन मिडलटन, M-I-D-D-L-E-T-O-N, जॉन मिडलटन मरी, है ना। तो इट वाज अ रिस्पांस टू जॉन मिडलटन मरी हु चैलेंज द आइडिया ऑफ एलियट प्रेजेंटेड, इसको थोड़ा सा करना, इन हिज वेरियस, को बता देना वर्क ऑफ, इसको बता देना, थोड़ा सा करेक्शन कर देना, तो समझ आएगा। ये जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है ये एक्चुअली क्या है, इट वाज अ रिस्पांस टू जॉन मिडलटन मरी हु चैलेंज द आइडिया ऑफ एलियट प्रेजेंटेड। एलियट ने जो अपने आइडियाज प्रेजेंट किए, उसके वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसका जो वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, उसके अंदर उसने जो अपने आइडियाज प्रेजेंट किए, ओके, तो उन आइडियाज को ये जॉन मिडलटन मरी जो है उसने क्रिटिसाइज किया, और उसके रिस्पांस में इसने क्या सा वर्क लिखा अपना, उसके रिस्पांस में फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा, है ना। कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है कभी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म किसके रिस्पांस में लिखा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जॉन मिडलटन मरी ने जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट केस एलियट का वर्क है उसको जो क्रिटिसाइज किया, तो उसके रिस्पांस में केस एलियट ने फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिखा। फंक्शंस में फंक्शन है ऐसा करना है, बस ये करना है। अब जो मेन बात इसमें जो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का नाम यूज कर रहे हैं उसमें जो मेन बात में समझ नहीं है, इसका क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है, वो आप समझिए। ठीक है, इसका जो वर्क है ऐसे है 1923 में, एलियट इन 1923 ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फंक्शन का लेना ऐसा देना, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म सेज। अब यहां से आपकी बात इंपॉर्टेंट है, उसने क्या कहा ऐसे में, इफ अ क्रिटिक इज टू जस्टिफाई हिज एक्जिस्टेंस ही शुड एंडेवर टू डिसिप्लिन हिज पर्सनल प्रेजुडिस। ठीक है, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, एंड क्राइम स्टीयर्स, ये शब्द आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली से पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में से है ना। तो उसने कहा कि इफ अ क्रिटिक इज टू जस्टिफाई हिज एक्जिस्टेंस, यदि किसी भी क्रिटिक को अपना एक्जिस्टेंस जो है वो जस्टिफाई करना है कि ही इज अ गुड क्रिटिक, ओके, इसको ये शो करना है कि हां भाई क्रिटिक अपना एक्जिस्टेंस जो है जस्टिफाई करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, एंडेवर, उसको एफर्ट करना चाहिए। क्या एफर्ट करना चाहिए उसको, टू डिसिप्लिन हिज पर्सनल प्रेजुडिस, उसके जो खुद के प्रेजुडिस है, पर्सनल प्रेजुडिस है, उनको डिसिप्लिन करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब है उनको वर्क में नहीं आना चाहिए, उसके जो पर्सनल डिसिप्लिन है, सॉरी, उसके जो पर्सनल प्रेजुडिस है, उसकी पर्सनल फीलिंग्स है, उसकी पर्सनल इमोशन है, उनको उसको डिसिप्लिन करना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि उनको दूर रखना चाहिए, ठीक है। और क्या, और क्राइम स्टीयर्स, क्राइम स्टीयर्स का मतलब हार्मफुल फैंसीज, और उसकी खुद की फैंसीज है, इच्छाएं, कल्पनाएं, उनको भी दूर रखना चाहिए। तो बात वही कर रहा है कि अपनी पर्सनल एक्सप्रेशंस को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, अपनी पर्सनल प्रेजुडिस को डिसिप्लिन करना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि बार-बार कोई चीज में चल के, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आई रिपीट, इफ अ क्रिटिक इज टू जस्टिफाई हिज एक्जिस्टेंस, क्रिटिक को अपना जस्टिफाई करना है एक्जिस्टेंस, तो ही शुड एंडेवर, उसको एफर्ट करना चाहिए कि डिसिप्लिन हिज पर्सनल प्रेजुडिस, कि अपनी पर्सनल प्रेजुडिस, उसकी जो पर्सनल जो फीलिंग्स है, उसकी सोच है, उसकी ओपिनियन है, और उसकी जो पर्सनल फैंसीज है, उसकी जो भी, ठीक है ना, क्राइम स्टीयर्स का मतलब आप कहते हो हार्मफुल फैंसीज, उसकी जो फैंसीज है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, उसकी इमोशंस हैं, उनको डिसिप्लिन करना चाहिए, वो कोई चीज में लगने नहीं चाहिए। In a common pursuit of true judgment, if you want to make true judgment, okay, if his goal is to achieve a true judgment, यदि उसका गोल ये है कि वो बिल्कुल सही जजमेंट करे, यदि उसने ये गोल रखा है कि वो अपना जजमेंट बिल्कुल ट्रू जजमेंट करे, ठीक है ना, तो उसके लिए उसको ये करना होगा, उसको क्या करना होगा, अपनी पर्सनल प्रेजुडिस को और उसके क्राइम स्टीयर्स को, अपनी फैंसीज को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, उसको वर्क में नहीं चलना चाहिए, वर्क से दूर होना चाहिए, ठीक है। इन द कॉमन परस्यूट ऑफ ट्रू जजमेंट, ठीक है ना, यदि वो कॉमन जो गोल है ट्रू जजमेंट का, एक जो जो भी क्रिटिक है, यदि वो किसी तरीके का क्रिटिसाइजेशन करता है, कोई क्रिटिकल कमेंट करता है, तो उसका पर्पस होता है कि ट्रू जजमेंट अचीव कर सके। तो वो जो कॉमन परस्यूट है, कॉमन गोल होता है क्रिटिक का, एक क्रिटिक का जो कॉमन गोल होता है उसको अचीव करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था इसमें एक फ्रेज है, ठीक है ना, कॉमन परस्यूट, हम देखते हैं कि एफआर ने अपने वर्क के टाइटल में इसका यूज किया है, तो यहां लिया टीएस एलियट, आपको पूरा पता होना चाहिए, टीएस एलियट के द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में उसने ये फ्रेज यूज किया कॉमन परस्यूट। इस कॉमन परस्यूट को एफआर ने अपने वर्क के टाइटल के रूप में यूज किया है, तो आपको पता चला। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो टीएस एलियट ने इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री में बात की, वही यहां पर बात कर रहा है। उसने कहा कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इट इज एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। उसने कहा है पोएट्री इज नॉट turning, T-U-R-N-I-G, turning loose of emotions, but escape from emotion, escape from emotion. So say it is not the expression of personality, it is not an expression of personality, but an escape from personality. आपको पता है पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री में ये बात कही है, उसने कहा it is not turning loose of emotion, it is an escape from emotion, okay, it is not an expression of personality but an escape from personality। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि आप जो है अपने जो पर्सनल प्रेजुडिसेस हैं उनको डिसिप्लिन रखें, तो वही बात सेम टू सेम उसने पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री में बात की, वही बता रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे देखिए, नेक्स्ट है एफआर लिविस, ओके, एफआर लिविस का ये वर्क है नंबर 1, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, ओके। यहां बेयरिंग्स का मतलब है इन्फ्लुएंसेस, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, बेयरिंग्स का मतलब है यहां पे इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, नई तरीके के इन्फ्लुएंसेस हैं इंग्लिश पोएट्री पर आए, मतलब वही कहना चाह रहा है। अब आपको कुछ थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इसने जो लेट विक्टोरियंस है उन पर अटैक किया है, ठीक है ना, अटैक ऑन लेट विक्टोरियंस, और ये कैसे विक्टोरियन पोएट्री, लेट विक्टोरियंस और विक्टोरियन पोएट्री पे क्या किया है, अटैक किया है। किस वजह से अटैक किया है, उनके जो सेंसुसनेस की वजह से, ठीक है, किस वजह से, उनकी पोएट्री में जो सेंसुसनेस है उसकी वजह से उसने उस पर अटैक किया है। अब समझिए कैसे अटैक किया है। सेकंड चीज, सेकंड बात आपको ये ध्यान रखना है, इसने एप्रिशिएट भी किया है, एप्रिशिएट इसको किया है, एप्रिशिएटेड। और आपको ध्यान रखना है, तो आप जब भी एफआर लिविस की बात आए तो आपको टीएस एलियट उसमें जोड़ देना है, वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड है टीएस एलियट से, ओके। तो सबसे पहले तो उसने एप्रिशिएट किया टीएस एलियट को, नेक्स्ट एजरा पाउंड को, एंड थर्ड वन इज हॉकिंस। उसने इन तीनों को एप्रिशिएट किया, ध्यान से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना है उसने क्रिटिसाइज किसको किया है, उसने किस पर अटैक किया है, लेट विक्टोरियंस पर ड्यू टू देयर सेंसुसनेस, उसके सेंसुसनेस की वजह से उन्होंने क्या किया है, उस पर अटैक किया है। और उसने एप्रिशिएट किसको किया है इसमें, न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री में उसने एप्रिशिएट किया टीएस एलियट को, एजरा पाउंड को और हॉकिंस को, ठीक है। किसके लिए किया है, ड्यू टू देयर इंटेलेक्ट एंड विट रादर देन लेट विक्टोरियंस सेंसुसनेस, लेट विक्टोरियंस के सेंसुसनेस की बजाय वो किसका यूज करते थे, विट एंड इंटेलेक्ट, ठीक है ना। तो किसके लिए एप्रिशिएट किया वो, ये ध्यान रखना है आपको, विट, सॉरी, appreciated wit and intellect, wit and intellect, इन दो चीजों के लिए वो क्या किया, एप्रिशिएट किया है, ओके। आई रिपीट, आपका ये जो वर्क है न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री 1932, इसमें लेट विक्टोरियंस पे अटैक किया है, लेट विक्टोरियंस के सेंसुसनेस की वजह से, और उसने एप्रिशिएट किया टीएस एलियट को, एजरा पाउंड को और हॉकिंस को, ठीक है। किस वजह से एप्रिशिएट किया है, उनके विट एंड इंटेलेक्ट की वजह से, ठीक है ना। इज इट क्लियर। देखो अभी भाई नेट में क्वेश्चन आ चुका है ना, 2021 में क्वेश्चन आया था, उसमें आया था इन रिकास्टिंग द कैनन ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ओके, इन रिकास्टिंग, तो क्वेश्चन मैं लिखता हूं आपको ध्यान रखें, इन रिकास्टिंग द कैनन ऑफ पोएट्री इन द बेयरिंग्स of English poetry, in recasting the canon of poetry in first of all the bearing of English poetry, one of the pairs of writers were downgraded। ये क्वेश्चन था, समझिए कैसे। इन रिकास्टिंग द कैनन ऑफ इंग्लिश पोएट्री, पोएट्री का जो कैनन है उसको रिकास्ट करने के लिए, ठीक है, उन्होंने नए इन्फ्लुएंसेस ये पोएट्री होनी चाहिए, इस तरह की बातें करने के लिए कौन से वर्क में, द न्यू बेयरिंग्स, सॉरी वर्क का नाम है न्यू बेयरिंग्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री में वन ऑफ द पेयर्स ऑफ राइटर्स वर डाउनग्रेडेड, इसमें से कुछ राइटर्स जो है उनके पेयर को डाउनग्रेड किया गया। आई रिपीट,
उसने कहा कि रिकास्टिंग द कैनन ऑफ पोएट्री इन द बेयरिंग्स ऑफ न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री, मतलब इन बेयरिंग्स ऑफ न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री में पोएट्री के कैनन को रिकास्ट कर रहा था, पोएट्री के कैनन के बारे में बता रहा था, पोएट्री में क्या क्या इन्फ्लुएंसेस होनी चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए। जब ये एफआईएल बता रहा था तो उसने निम्न में से कौन से राइटर्स जो है उनको क्या किया है, डाउनग्रेड किया है, मतलब उनको डाउनग्रेड किया, क्रिटिसाइज किया, अटैक किया है। उसके ऑप्शंस में था, एक में था नंबर 1 में था आपका, एक में था मिल्टन और शायद स्पेंसर था, उसका स्पेंसर कुछ और हो, ठीक है ना। बी में था आपका एजरा पाउंड एंड टीएस एलियट, सी में था टेनिसन एंड स्ट्रिंगबर्न, और फोर्थ में था आई थिंक बीसी, हां ये था ब्राउनिंग एंड अर्नल्ड। अब देखिए ये इस तरीके की चॉइसेस थी, तो जहां पर एजरा पाउंड टीएस एलियट आ गया तो वैसे क्रॉस हो गया, एजरा पाउंड टीएस एलियट को अभिषेक कर रहा है, तो उसका एजरा पाउंड टीएस एलियट ऑप्शन में था, किसका कोई दिखा नहीं इसको तो आप वैसे कर दोगे, सेकंड बात मिल्टन और स्पेंसर, आपको पता है मिल्टन और स्पेंसर के बारे में आपको पता है, इसको क्या रिलेटेड टू, अब रिलेटेड टू आपके पास यहां पे ऑप्शन आ गया टेनिसन एंड स्ट्रिंगबर्न एंड ब्राउनिंग एंड अर्नल्ड, ये ऑप्शन है। तो देखिए यहां पर देखिए तो स्ट्रिंगबर्न जो है आपको पता है सुनने की बात है तो 1909 या 8 में से है, तो रिलेटेड टू है ना। लेकिन प्रॉब्लम अब यहां पर क्या है कि जो टेनिसन की बात करें, यदि सेंसस की बात करें तो सेंसस कोई जो है टेनिसन है, टेनिसन का हमने देखा कि हमें लोटोसिस हमने कोई टेक्स्ट पढ़ी, लोटोसिस के बारे में देखा कि पहले तो नेचर डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, और उसमें सेंस एलिमेंट साउंड की बात हुई थी, ठीक है, स्मेल की बात हुई थी, टच की बात हुई थी, तो सेंस को आपके सेंस और उसको अपील करना, तो सेंसस के अंदर टेनिसन के अंदर, तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करके हमारे तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर होगा टेनिसन एंड स्ट्रिंगबर्न। तो उसमें न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री जो एफआईएल का वर्क है, उसमें जब पोएट्री के इन्फ्लुएंस की बात करता है, रिकास्टिंग करता है कैनन की, तो उस वक्त उसने कौन से पेयर के राइटर्स जो हैं उनको जो है उसने क्रिटिसाइज किया है, डाउनग्रेड किया है, ठीक है। अब यहां पर ये तो एज अ ऑर्डर को अभिषेक किया, उसका अलग क्वेश्चन आ जाएगा कि इसको अभिषेक किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है ना। तो ये हमारा न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री। मैं बस नेक्स्ट का जो वर्क है वो है रीइवैल्यूएशन। आपका नेक्स्ट वर्क है रीइवैल्यूएशन, तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि इसने इसमें क्या किया है, इवैल्यूएशन किया है, और इवैल्यूएशन करते वक्त वो 17th सेंचुरी पोइट्स से स्टार्ट करके किड्स तक जाता है, ओके। तो फर्स्ट उसने 17th सेंचुरी पोइट्स से स्टार्ट किया है और लास्ट ट्रांसफर किया है किड्स पर, ठीक है। लास्ट जो इवैल्यूएशन कर रहा है वो कर रहा है किड्स पर, एक तो आपको इसमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। सेकंड आपको ध्यान रखना है इसमें इसका जो मेन फोकस जो है, देखो इसमें 17th सेंचुरी से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है, किड्स तक, लास्ट में इसकी बात है किड्स की। और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसने अपने होल 3 चैप्टर्स वर डिवोटेड टू 3 राइटर्स, वर्ड्सवर्थ, ओके, उसके बाद शेली और किड्स, होल 3 चैप्टर्स, पूरे के पूरे 3 चैप्टर उसने 3 राइटर्स को डिवोट किए हैं, 3 पोइट्स को डिवोट किए हैं। ये इंपॉर्टेंट, आपको इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो होल 3 chapters are devoted to the following 3 writers। उसने कहा the whole 3 chapters are devoted to the following 3 writers। कौन से राइटर्स है वो आपको याद रखना है। नंबर 1 वर्ड्सवर्थ, नंबर 1 वर्ड्सवर्थ है, नंबर 2 शेली है एंड थर्ड वन इज कीट्स। थर्ड वन इज कीट्स। तो इसमें आपको रीइवैल्यूएशन में ये ध्यान रखना है कि 17th सेंचुरी से स्टार्ट होकर लास्ट कीट्स से किया है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसने सबसे ज्यादा फोकस किया है इसमें 3 राइटर्स पर, पूरे 3 चैप्टर्स डिवोट किए हैं, वर्ड्सवर्थ, उसके बाद शेली और कीट्स। तो ये हमारा रीइवैल्यूएशन। नेक्स्ट का वर्क है ग्रेट ट्रेडिशन। नेक्स्ट का कमेंट पर्ची के बारे में बताया था कि उसका जो वर्क है, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में उसने इस फ्रेज का यूज किया था टीएस एलियट ने, और यहां पर एफआईएल ने अपने वर्क के टाइटल के रूप में इसका यूज किया है, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट है वर्क न्यू बेयरिंग्स इन इंग्लिश पोएट्री के बाद हमें समझनी थी, वो हम बता चुके हैं, बाकी ये और जो चीजें हैं ये मैंने आपको पहले भी जो क्रिटिसिज्म के नोट्स उसमें भी बात बताई थी, लेकिन एक बार मेडिकल इसमें भी तो एफआईएल इज थॉट हाउ टू रीड वेस्टर्न इंग्लिश को आपको बताइए कि वो टीएस एलियट से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो उसने बताया कि वेस्टर्न को कैसे पढ़ सकते हैं। एफआईएल इज मोर एलियटियन देन एलियट हिमसेल्फ, मतलब उसके अंदर एलियट से कुछ ज्यादा, जितना एलियट के अंदर एलियट नहीं था, ठीक है, उससे ज्यादा उसके अंदर था ना। तो आप मतलब एलियट के अंदर इतना हुआ था वो जितना एलियट को नहीं था। फिर देखो फिर नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में देखो इट इज एन इन्फ्लुएंशियल बुक कंटिन्यू टू रिशेप द मेन लाइन ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ट्रेसिंग इट थ्रू जॉन डन, अलेक्जेंडर पोप, हॉकिंस, एलियट एंड लीडिंग टू आइकोनोक्लास्ट अटैक बाय एडमंड स्पेंसर, मिल्टन, टीवी शेली। मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, हम तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आप इसको करेंगे कुछ ना, लेकिन आप मोटी मोटी बातें ध्यान रखना, वर्ड्सवर्थ, शेली और किड्स पर फोकस किया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 17th सेंचुरी से स्टार्ट होकर किड्स तक से बात की है, और बाकी इसकी रीडिंग वाले ना। कमेंट बॉक्स में मैंने आपको कहा था कि ये फ्रेज बाय एलियट है, ठीक है ना, तो ये फ्रेज उसने जो है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में यूज की थी टीएस एलियट ने, यहां पे एफआईएल ने इसको अपने टाइटल के रूप में यूज किया है। ग्रेट ट्रेडिशन, देखो इन दिस वर्क ही प्रोनाउंस द ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट टू बी जॉन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरैड। तो यहां पर उसने किस जो राइटर है, किस नॉवेलिस्ट को उसने ग्रेट बताया है, जॉन ऑस्टिन को, जॉर्ज एलियट को, हेनरी जेम्स को, जोसेफ कॉनरैड को। तो थोड़ा ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं इस तरीके डिस्कसिंग अदर फिक्शन, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि इनको इसने प्रोजेक्ट कर दिया हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस एंड स्टर्न, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो 4 व्यूज हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलिट और स्टर्न। तो देखो इसमें क्या है, रिचर्डसन, फील्डिंग, स्मॉलिट और स्टर्न, उसमें किसने इसको फील्डिंग को कर दिया और स्टर्न को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। टॉमस हार्डी इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट है, उसको भी रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा डिकेंस जो है उसके अधिकतर नॉवेल्स को रिजेक्ट कर दिया। आप देखिए जो अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, तो ये जो है आपको पता है कि हार्डी और डिकेंस जो बहुत फेमस नॉवेलिस्ट हैं, आपको पता है कि फील्डिंग और स्टर्न बहुत ज्यादा फेमस नॉवेलिस्ट हैं, तो इनको रिजेक्ट कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है किसको रिजेक्ट किया, किसको उसने अच्छा नॉवेलिस्ट नहीं माना, ये आपको ध्यान रखना है ना। और आपको ये और भी इंपॉर्टेंट बात होगी कि चार्ल्स डिकेंस जो है उसके हार्ड टाइम्स को छोड़कर और सब उसने क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो आपको यहां पर जो है एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो ग्रेट ट्रेडिशन है उसमें उसने किसकी बात की है, नॉवेलिस्ट की बात की है। नॉवेलिस्ट में उसने किसको अप्रिशिएट किया है, ठीक है, जॉन ऑस्टिन को, जॉर्ज एलियट को, हेनरी जेम्स को क्रिटिसाइज किया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग को, स्टर्न को, लॉरेंस को, हार्डी को, डिकेंस को, डिकेंस के हार्ड टाइम्स को उसने छोड़ा, उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। फिर एफआईएल को फाउंडेड, ठीक है ना, इसका जनरल है, इसका नाम है स्क्रूटनी, और इसमें इसके साथ एफआईएल के साथ एक और चैप्टर उसका भी आपको नाम ध्यान रखना है, और वो है एलसी नाइट, एलसी नाइट, ये नाम ध्यान रखना, एलसी नाइट, एल डॉट सी नाइट, के एनआईटीएसटी। तो ध्यान रखना है स्क्रूटनी से कौन कौन एसोसिएटेड थे, एफआईएल उसकी वाइफ और एलसी नाइट। तो मेन आप ध्यान रखें एफआईएल एंड एलसी नाइट। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू क्रिटिसिज्म। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, ये सारी बातें हमने कहा इंग्लैंड में जो लोग थे उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। कई लोग जो है मैं आपसे कहा कि मेनली जब न्यू क्रिटिसिज्म की बात करें तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है अमेरिका में 1941 जॉन टोन रैंसम की बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ क्रिटिक ऐसे हैं, कुछ राइटर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एफआईएल को, एमसन को, रिचर्डसन, आई रिचर्ड्स को, टीएस एलियट जो कि ब्रिटेन में थे, उनको भी न्यू क्रिटिक्स का पार्ट मानते हैं, क्योंकि वो भी बाय लार्ज की बात करते हैं। उनका भी मेन फोकस ये था कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट की स्टडी करें, उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म जो प्रॉपर्ली बात करें तो वो स्टार्ट होता है 1930s 50s 60s में, और मेनली किसमें 1941 एक्सैक्टली ब्रेक करें। मैं 1930s को कहा 1930s में, क्योंकि आपके जो टीएस एलियट है, ठीक है, उसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखा, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वही है जो न्यू क्रिटिसिज्म है, ओके। इसलिए हम वो वर्क है 1929 में आया, ओके। तो मेनली हम बात करें, लेकिन पॉइंट बात करें तो हम कहेंगे 1941 में जॉन टोन रैंसम की वर्क द न्यू क्रिटिसिज्म से जो है न्यू क्रिटिसिज्म की डिग्री हुई है। तो देखो 1941 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। 1941 जॉन टोन रैंसम की वर्क द बुक टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म, बुक टाइटल क्या है, द न्यू क्रिटिसिज्म। अब वॉल्यूम ऑफ एसेज ये क्या है, ऐसे कलेक्शन है, ऐसे वॉल्यूम है, द नेम ऑफ द मूवमेंट इज आफ्टर दिस बुक। अब आप ध्यान रखना 1941 से पहले न्यू क्रिटिसिज्म नाम नहीं था, ये नाम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म फोकस ऑन टेक्स्ट। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म नाम जो आया वो जॉन टोन रैंसम की बुक द न्यू क्रिटिसिज्म के आधार पर इस तरीके के क्रिटिसिज्म का नाम क्या पड़ा, न्यू क्रिटिसिज्म, ओके। जॉन टोन रैंसम जो है उनका फोकस ये था, उनका मानना ये था कि जो क्रिटिसिज्म है, ठीक है ना, वो कैसा होना चाहिए। उसने कहा कि क्रिटिसिज्म जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। तो आपको एक तो ये बात रखनी है, जॉन टोन रैंसम ने कहा क्रिटिसिज्म शुड बी साइंटिफिक, क्रिटिसिज्म का साइंटिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, जॉन टोन रैंसम ने कहा कि कुछ अप्रोच होती है, जैसे इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच, मतलब जिसमें फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होती है ना, जिसमें हम कैसी बात करते हैं फेल्ट
क्वालिटीज की बात करते हैं, इफेक्ट क्वालिटीज की बात करते हैं, फीलिंग्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। इंप्रेशनिज्म का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो उसने कहा कि जो इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है और मॉरल स्टडीज है, इन सब के लिए उसने वर्ड यूज किया ऑब्स्ट्रक्टिव राइवल अप्रोचेस। आई रिपीट, देखो उसने कहा जॉन लोरेंसन ने, एक तो हमारी इंप्रेशनिस्ट IMPRISTIC इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच। उसने कहा एक होती है इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच, एक होती है हिस्टोरिक अप्रोच, अप्रोच चलो मैं करूं, एक मॉरल स्टडीज। मॉरल स्टडीज का मतलब देखते हैं कि भाई वर्क में मॉरलिटी है कि नहीं, क्या मॉरल जा रहा है, क्या मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो उसने कहा कि जो इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, हिस्टोरिक अप्रोच है, मॉरल स्टडीज है, ये सारी जो हम कंसीडर करते हैं किसी भी चीज को, कोई भी क्रिटिकल वर्क में, या हम किसी भी चीज का क्रिटिक कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी वर्क को क्रिटिकल स्टडी कर रहे हैं, यदि हम किसी भी वर्क की क्रिटिकल स्टडी कर रहे हैं, क्रिटिकल स्टडी करते वक्त जो इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच यूज कर रहे हैं, हिस्टोरिक अप्रोच यूज कर रहे हैं, मॉरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो उसने कहा कि ये जो है क्या है, गुड क्रिटिकल जजमेंट के लिए एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव राइवल अप्रोच है। उन्होंने इसके लिए क्या कहा, OBSTRUCTIV ऑब्स्ट्रक्टिव राइवल अप्रोचेस। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है किसी चीज में बाधा डालने वाला, ठीक है ना, ये बाधा डालने वाले प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है ना। यदि आप किसी भी वर्क की क्रिटिकल स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, एंड इफ यू आर डूइंग क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनी वर्क एंड दीस थिंग्स आर इन योर माइंड, और इफ यू आर यूजिंग दीस अप्रोचेस, इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, मॉरल स्टडीज, तो उसने कहा ये सारी चीजें ऑब्स्ट्रक्टिव राइवल अप्रोच हैं, मतलब उस क्रिटिकल स्टडी के लिए एक तरीके से बाधा डालने वाले हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं, इसलिए इनका यूज नहीं करना चाहिए। उसने कहा आपका फोकस तो केवल टेक्स्ट पर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि उसने क्या वर्ड यूज किया है, ऑब्स्ट्रक्टिव राइवल अप्रोच। ओके, नेक्स्ट उसका मानना ये था कि जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए उसने वर्ड यूज किया, साइंटिफिक होना चाहिए, सेकंड प्रिसाइज होना चाहिए एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए। इसलिए तो ये आपको थोड़ा जॉन लोरेंसन के बारे में ध्यान रखिए। जॉन लोरेंसन यूज्ड द टर्म ontological critic, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कि यूज किया, मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, एक क्रिटिक वर्क शुड बी बेस्ड ऑन वर्ड्स ऑन पेज। एक क्रिटिक का वर्क किस पर बेस्ड होना चाहिए, वर्ड्स ऑन पेज, पेज पर जो वर्ड्स है उन्हीं पर बेस्ड होना चाहिए। किसी तरीके से इंप्रेशनिस्टिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, कोई हिस्टोरिक अप्रोच नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके से उसमें सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड खोजने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके का उसमें कोई मॉरल मैसेज या मॉरलिटी ढूंढने की जरूरत नहीं है। पेज में जो वर्ड्स हैं पेज पर उनकी स्टडी होनी चाहिए, किसी तरीके की कोई बैकग्राउंड स्टडी नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं ontological critic। अब लोरेंसन क्रिटिसाइज बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो आपने देखा कि भाई ये सारे जो ब्रिटेन में थे, न्यू क्रिटिक्स हैं, ठीक है, न्यू क्रिटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जॉन लोरेंसन ने तीनों को ही क्या क्रिटिसाइज किया। उसने कहा भाई आई रिचर्ड्स जो है उसका फोकस जो है साइकोलॉजी में है, ठीक है ना, आई रिचर्ड्स जो है उसका फोकस साइकोलॉजी में है, ठीक है ना। ही कीप्स टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, इंपल्सेस, ठीक है ना, मेंटल बैलेंस, इक्विलिब्रियम ऑफ इंपल्सेस, सिनेस्थेसिया, इफेक्ट ऑन रीडर, वो इन सब चीजों की बात करता है। वो सब ही कंसंट्रेशन ऑन साइकोलॉजी। उसने कहा कि भाई जॉन लोरेंसन ने कहा कि भाई आई रिचर्ड्स को क्रिटिसाइज किया बिकॉज़ ऑफ साइकोलॉजी। उसने कहा उसका फोकस साइकोलॉजी पे है, वो आपके मेंटल या मेंटल इक्विलिब्रियम की बात करता है, इंपल्सेस के इक्विलिब्रियम की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, इमोशंस के इंपल्सेस के बैलेंस की बात करता है। उसका फोकस जो है रीडर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर है, ठीक है, वो सिनेस्थेसिया की बात करता है। तो उसने कहा कि इसलिए उसका फोकस इस पर साइकोलॉजी पर है। उसका टीएस एलियट का फोकस जो है एक्सपेरिमेंट पर है, वो लैंग्वेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो आपने देखा वो फ्री वर्ड्स का यूज करता है, आपने देखा वो पास्ट का कोलाज का यूज करता है, आपने देखा वो मिथ का यूज करता है, आपने देखा वो रिजम्बलिंग कॉन्ट्रास्ट का यूज करता है, आपने देखा वो फॉरेन फ्रेजेस से फॉरेन करता है ना। तो इस तरीके की चीजें जो करता है, तो ये क्या अपनी लैंग्वेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने कहा उसका फोकस न्यू क्रिटिक्स का जो होता है वर्ड्स ऑन पेज, तो उसने कहा कि फोकस वर्ड्स ऑन पेज पर नहीं है। बेसिकली आई रिचर्ड्स वाज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड टीएस एलियट वाज इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटिंग विद लैंग्वेज। और उसने कहा एफआर लिव्स वाज इंटरेस्टेड इन मॉरलिटी, उसका इंटरेस्ट एफआर लिव्स मॉरलिटी पर। तो इन तीनों चीजों को लेकर उनका वर्ड्स ऑन पेज की इन चीजों पर भी फोकस था, इसलिए उसने जॉन लोरेंसन ने उनको क्रिटिसाइज किया है। तो देखते हैं रैंसम क्रिटिसाइज एलियट, रैंसम ने एलियट को क्रिटिसाइज किया, एमर्सन को किया है और उसको रिचर्ड्स को किया है, एंड लेविस को किया है। इस बुक में अपनी बुक जो है द न्यू क्रिटिसिज्म, उसमें इसने इनको क्रिटिसाइज किया। उसने कहा है कि एलियट इज इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटिंग विद लैंग्वेज, एलियट इसमें इंटरेस्टेड है लैंग्वेज की एक्सपेरिमेंट। अभी हमने कहा देखो जब एलियट की बात करें, आप एलियट को देखेंगे तो आपने देखा हमने पढ़ा था पास्टिच, कोलाज, सी व्हाट एलजी कोलाज, मिथ्स, रिजम्बलिंग कॉन्ट्रास्ट, फॉरेन फ्रेजेस, इसके अलावा फ्री वर्ड्स, ठीक है। हमने देखा कि तो कोलाज और जो पास्टिच में आपको पहले बताया था, आप समझिए कि आप किसी वर्क को जो है क्रिएट करने के लिए इधर से बोरिंग करें, बहुत सारे एलिमेंट्स के अलग-अलग जो राइटर अलग वर्क्स जो है उनकी टेक्स्ट में से बोरो करें, फिर एक नया वर्क करें, उसको बाय लाइन मतलब पास्टिच कोलाज होता है। इसके अलावा आपने देखा कि बहुत सारे मिथ्स का यूज करता है, रिजम्बलिंग कॉन्ट्रास्ट का यूज करता है, फॉरेन फ्रेजेस का यूज करता है, फ्री वर्ड्स का यूज करता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज करता है, फ्लैशबैक का यूज करता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये इसलिए कर रहा है कि वो अपनी लैंग्वेज पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने कहा एलियट को क्रिटिसाइज किया, उसने कहा कि ही वाज इंटरेस्टेड इन एक्सपेरिमेंटिंग विद लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट कहा रिचर्ड्स इज इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द माइंड ऑफ द पोएट। रिचर्ड इसमें पोएट की माइंड को एक्सप्लोर करने में मतलब साइकोलॉजी में, उसका इंटरेस्ट इंपल्सेस में, इफेक्ट ऑफ रीडर, सिनेस्थेसिया है, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन इंपल्सेस इन सब में। तो उसका नेक्स्ट एफआर लिव्स इज मॉरलिस्ट, ही इज इंटरेस्टेड इन मॉरलिटी, एफआर लिव्स जो है मॉरलिस्ट था और उसका इंटरेस्ट इसमें मॉरलिटी में, ठीक है। एफआर लिव्स की बात करें तो देखो एफआर लिव्स की बात करें तो एफआर लिव्स का मानना है कि फोकस ऑन क्रिटिसिज्म शुड बी ऑन मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। उसने कहा है देखो मैं लिखता हूं यहां, द फोकस ऑफ क्रिटिसिज्म शुड बी ऑन द मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब बात को कुछ समझाइए। एफआर लिव्स ने कहा फोकस ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का फोकस जो है मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन की मॉरल वैल्यूज पर होना चाहिए। अब मॉरल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, मॉरल वैल्यूज क्या हमारा ट्रेडिशन होता है, ठीक है ना। हम कहते हैं ये ट्रेडिशनल है तो ये मान लो हम कहते हैं कि ये तरीके से रहती है, फिर अलग तरीके से रहता है, इनके धर्म तरीके से जो है पुरानी चीजों को मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम कहते हैं ट्रेडिशन का मतलब उनके तरीके से मॉरल वैल्यूज। तो उसने कहा कि फोकस जो है क्रिटिसिज्म का होना चाहिए ऑन द मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है मानव संस्कृति की उसकी मॉरल वैल्यूज होना चाहिए। अब हमने कहा कि मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तरीके से प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, इसका मतलब हो गया प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का प्रिजर्वेशन, संरक्षण, इसलिए तो उसने कहा कि मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसका क्रिटिसिज्म का फोकस मॉरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन पर होना चाहिए। मॉरल वैल्यूज ह्यूमन सिविलाइजेशन की मॉरल वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, आप अपने ट्रेडिशन को क्या करो, प्रिजर्व करो। ओके, अब यही बात तो टीएस एलियट ने कहा, ये एलियट जब ट्रेडिशन एंड विजुअल टैलेंट पढ़ते हैं तो उसने कहा था एक ट्रेडिशनल पोएट इज, ट्रेडिशनल पोएट जो है उसको क्या करना चाहिए, ट्रेडिशनल पोएट का फोकस जो है पास्टनेस ऑफ द पास्ट की बात करनी चाहिए, ठीक है ना। द ट्रेडिशनल पोएट शुड नॉट टॉक ओनली अबाउट द पास्टनेस ऑफ द पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंस। ये देखो उसने कहा टीएस एलियट ने भी, ए ट्रेडिशनल पोएट शुड टॉक नॉट ओनली अबाउट द पास्टनेस